नाजरीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी, अब तो पाकिस्तान का मीडिया भी इस पे बोलना शुरू हो गया है कि बाज़ अक़लियतों पर बेपनाह तशद्दुद किया जाता है, उनकी इबादत गाहों को गिरा दिया जाता है। साल 2023 में तो इंतहाई शर्मनाक वाक़े हुए हैं। मसाजिद के मुनारे तोड़ दिए गए और बाज़ लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, और नाम रखने पे भी, नाम पुकारने पे भी, नाम बताने पे भी सख्त से सख्त पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो इस सिलसिला में एक मीडिया ग्रुप ने एक प्रोग्राम में कुछ कहा है। सबसे पहले हम उसको सुनते हैं, फिर मेरे साथ होंगे सरदार खिजर महमूद साहब। बहुत अच्छा बोलते हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। मैं उनसे पता करूंगा कि क्या वजह बनी कि पीडीएम में मुख्तलिफ पार्टियां हैं, वो मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं बोलती, और एक मीडिया ग्रुप ने कुछ अच्छा कदम उठाया। चलें नाजरीन, सुनते हैं सबसे पहले उस प्रोग्राम में क्या कहा गया। आज जुमा है, आप गुफ्तगू करेंगे और हम सब्र के साथ सुनेंगे। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ी तो बोल भी देंगे। अभी स्क्रीन पे हमारे पहले जो कॉलर हैं आज के, वो हैं सऊद रफ़ाकत साहब। पंजाब का शहर है चुनाब नगर, वहाँ से। जी सऊद साहब, क्या हाल है मुस्तफा साहब, क्या खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने जिक्र किया अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कि आज आप सब्र से सुनेंगे और हम बोलेंगे। सब्र का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा प्रोग्राम ले लें। हरगिज़ ऐसी मेरी जी नीयत ही नहीं है। जी मैं सिर्फ हालिया चंद वाक़यात के हवाले से आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था। ऑल्दो कि आप लोग हमेशा ही हमारा ख्याल करते हैं, जमात अहमदिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। 2023 का साल जो है वो ऐसा चढ़ा है कि सिंध के अंदर पै दर पै जो हमारी इबादतगाहें हैं उन्हें मिसमार करने के हवाले से एक ख़ास जो मुनज़्ज़म मुनाफराना हमारे खिलाफ चल रही है, एक रो चल रही है, जी और इसमें शिद्दत पसंदी दिन ब दिन आती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर ख़ास में एक हमारी इबादतगाह के ऊपर जो 150 से ज़ायद लोगों ने हमला कर दिया, मीनारे शहीद कर, मीनारे जो है उसके मिसमार कर दिए, और बदकिस्मती ये कि अभी तक उसकी एफआईआर नहीं हो सकी। पुलिस कहती है कि हम पहले इंक्वायरी करेंगे और फिर उसके बाद। ये बात दुरुस्त है कि मॉब के ऊपर एफआईआर करना निस्बतन कुछ मुश्किल है, लेकिन बहरहाल नामुमकिन नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें मुमकिन हुआ करती हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें काफिर वो लोग गिरदानते हैं जिन्हें खुदा का रास्ता नहीं मालूम, और बदकिस्मती ये कि हुकूमती एहलकार भी जब इसके अंदर शामिल होते हैं, पुलिस की बाज़-औक़ात निगरानी में ऐसे काम होते हैं। इबादत गाह में वो देखें, हमारी है, ईसाइयों की है, मुसलमानों की है, सुन्नी है, शिया, किसी की भी है, उसका एहतराम हर एक मज़हब के अंदर लाजिम है। और अंदर घुस जाना, उसको नुकसान पहुंचाना, आग लगाना, और फिर सिंध में ही चंद साल पहले अगर हम चले जाएं तो कराची के अंदर पै दर पै हमारे लोगों की जानें ली गई हैं। और ये जो अब मुनाफराना एक रौ चल रही है, इसकी इंतहाई हद जो है वो बहरहाल नुकसान से खाली नहीं है। आज भी शियों के ऊपर हमला हुआ वहाँ पे, और हम उसकी तकलीफ में शामिल हैं, उन खानदानों के साथ, उन जिनकी जान गई है, हम उनके साथ उनके दुख में शरीक हैं। लेकिन हम समझते हैं कि बदकिस्मती ये कि बिलावल साहब या जो भी पीपल्स पार्टी की सरकर्दा रहनुमा है, उन्हें इस हवाले से बिलखुसूस तवज्जो करनी चाहिए। पंजाब के अंदर भी एक लंबे अरसे से ये मुनाफराना जो रो है वो चल रही है, लेकिन बदकिस्मती से 2023 में बिलखुसूस मैं कहूँगा कि ख़ास शायद मुनज़्ज़म जो है वो ऐसा सिलसिला चल रहा है जो सिर्फ इबादत गाहों के ऊपर हमला करती है, इबादत गाहों के मीनारों को गिराती है। हालांकि 2014 में तशद्दुद जिलानी साहब के एक फैसला भी हमारे हक़ में मौजूद है कि इबादत गाहों का एहतराम किया जाए और उन्हें यूँ नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो आपके प्रोग्राम के हवाले से अमूमन फ़ोन वगैरह करके तो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इज़हार किया जाता है। आप लोग भी गाए इस हवाले से बात करते रहते हैं। तो इस वक्त मेरी आपसे दरख्वास्त थी कि इस हवाले से अगर इंतज़ामिया को तवज्जो दिलाई जाए। जी, आपने इतनी मुकम्मल बात कर दी है कि हम आप उससे बेहतर बात कर ही नहीं सकते। बदकिस्मती ये है कि हमारा जो सारा ध्यान है वो इस पे होता है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या बीत रही है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कवानीन हैं और किस तरह हिंदू मॉब्स अटैक कर रहे हैं मस्जिदों पे।
یہاں ہمیں سب بہتر نظر آتا ہے. یہاں کی تمام اقلیتیں خوش ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ مٹھی بھر شر پسند ہیں, ان کا مسئلہ ہے. باقی سب جو ہے ہم بہترین لوگ ہیں, زبردست ہیں. تو جب تک یہ جو ایک ڈپلیسٹی ہے, ہماری ذہنی ڈپلیسٹی یہ چل رہی ہے, یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے. وہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک شرمناک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, ٹھیک ہے باقی صوبوں میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تو خود صوبائی انتظامیہ اور جو وہاں کے سیاستدان ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. یہاں پیپلز پارٹی جو خود کو ایک پروگریسو مائنڈڈ کہتی ہے, اور جو سندھ کے پورے سندھ کے حوالے سے جو ہے, اور پچھلے 15 سال سے تو کم از کم یہی ایک پارٹی ہے, اس کی ذمہ داری ہے. سعود, آپ نے یہ کہا کہ اس میں تیزی آئی ہے. سعود میرا خیال چلے گئے. اچھا, انہوں نے جو بتایا, جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے, یہ ابھی ہم کیا 5ویں مہینے میں ہے نا, صرف اس سال 5 واقعات تو میری نظر سے گزرے ہیں, کچھ شاید رپورٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اور میرا خیال ہے ان کی یہ بات صحیح ہے کہ اس میں ہمیں ایک منظم ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک کیمپین جو ہے وہ تیزی پکڑ رہی ہے, جس میں عبادت گاہوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ جو طریقہ واردات ہے نا کہ آپ چڑھ گئے ایک عمارت کے اوپر, آپ نے توڑ پھوڑ شروع کر دی, اس کی باقاعدہ ببانگ دہل اس کی فلمنگ ہو رہی ہے, ہجوم جمع ہے, اور پھر بعد میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اور پولیس کے 2-4 سپاہی ہوتے ہیں, لیکن پولیس پھر موقف یہ اپناتی ہے کہ جی ہم 3-4 تھے, ہم کیا کرتے 150 کے آگے. تو آپ کو جب آلریڈی پتا ہو, ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ ایک دم پیراشوٹ سے اترتا ہے وہ 150 کا مجموعہ, ظاہر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اسے ٹائم لگتا ہوگا نا جمع کرنے میں, تو آپ کو نہیں خبر ہوتی. یہ ہے بھارت. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے سنا, اور کیونکہ آپ مختلف لوگوں سے ملتے رہے ہیں, آپ کے تعلقات ہیں سیاستدانوں سے بھی, صحافیوں سے بھی. پاکستان میں تو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں. نہ صرف احمدی بلکہ دوسری اقلیتیں بھی محفوظ نہیں ہیں وہاں, اور آئے دن تشدد ہوتا ہے, اور بعض انصاف پسند صحافی بول پڑتے ہیں. آپ کا تعلق صحافیوں سے بھی رہا ہے, تو اتنی دلیری کس طرح ان میں قائم ہو گئی ہے؟ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے پروگرام کر دیا ان حالات میں؟ جی وعلیکم السلام نصیر صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ میرا صحافیوں سے تعلق کبھی نہیں رہا ہے. ہاں میرے اچھے دوستوں میں سے اور ان کے ساتھ بیٹھنا بہت نصیب ہوا, تو میرا تو پروفیشنل وکیل تھا, اور وکیل ہی ہوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے آپ پروگرام کی بات کر رہے ہیں, ڈان کا ویسے کبھی بھی جب بھی اخبار جو ہے بڑا ہمیشہ بہت بڑا اخبار رہا, اور ہمیشہ اس نے اچھے معاملات کی نشاندہی کی اور بڑی بیلنس بات کی ہے. جہاں تک ڈان چینل ہے اس کی بہت ساری مجبوریاں تو ہوتی ہیں, لیکن وسعت اللہ پاکستان کے اندر جو اب جرنلزم کے نام پہ جو لوگ جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں, ان میں وسعت اللہ ان میں سے ایک آدمی ہے. اس کی وجہ وسعت اللہ ایک بڑے کریکٹر کے, بڑے کیلیبر کے, بڑی سوچ کے, بڑی فکر کے اور جینوئن جرنلسٹ ہیں, اس لیے کہ ان کی تربیت جو ہے وہ مختلف بڑے اچھے اداروں سے ہوئے, BBC مرسلک رہے ہیں, اور وہ سچی کھری بات بھی کر جاتے ہیں. اور وہ ان کا میں کمال ہی ہے کہ وہ اس کو شوگر پہ کوٹ کر کے کر جاتے ہیں, لیکن بارہ ہمیشہ انہوں نے ان کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے سچ کی بات کی, اور انہوں نے حق کی بات کی, اور انہوں نے ان کی بات کی جن کی کسی اور کو بات کرتے ہوئے اس کا دم گھٹتا تھا. اب دوسری بات آ گئی کہ یوں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اقلیتوں کا اور ہر کمزور طبقے کے لیے زندگی اجیرہ بنی ہوئی ہے. اقلیتوں کا اس لیے احمدیوں کی ہم جب بات کرتے ہیں, میں نے تب ہمیشہ بات کی ہے کہ اقلیتوں احمدیوں کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے. یعنی وہ قانون ان کے خلاف تو ہر قانون موجود ہے جو ان کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے ہے, یا کسی اور کی حسرت ہو سکتی ہے, لیکن ان کو بچانے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. ان کو بچانے کے لیے کوئی بندہ اتنی بند کمرے تو بات کرے گا, لیکن چوک چوراستے میں بات نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ایم کا معاملہ تھوڑا سا اور ہے, اور ایم کے خلاف قانون اور آئین کی تشریح ہر وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے جس کو شاید معلوم ہی نہیں قانون آئین ہے کیا. ایک بات. دوسری بات جو ہے کہ جس طرح کے پاکستان کے اندر میں کہا کرتا ہوں کہ شرلی کے پیچھے آپ نے راکٹ کا انجن لگا دیا. پاکستانی قوم ایک تیسرے ملک دنیا کی قوم ہے جس کی عربی زبان نہیں تھی, جس نے سوائے وہ فرقہ پرستی جس میں عام تھی, اور وہاں کے لوکل مولویوں کی جنہوں نے سن کے اسلام جو ہے وہ آگے چلایا تھا. اس کے بعد اسی تشریحات کو کرتے 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 آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسی انٹرپریشن بن چکی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ بات کرنے کے قابل رہا ہی نہیں ہے کسی کو بات سننے کی. کبھی کسی نے, جب آپ انتخاب شادی کی بات کر رہے ہیں, جب کسی پہ الزام لگایا تو اس نے نہیں پوچھا کہ تم جو الزام لگا رہے ہو تمہاری معلومات کیا تھی, تم نے جو کہا ہے وہی بات تھی. دو باتیں میں کہتا چلوں, ابھی پرسوں ہم نے پروگرام کیا تھا واپر کرم میں,
हमने ये कहा था कि बारे की अब खबरें जो आ रही हैं कि उनको छुरियों से ज़ब्ह किया गया और उनको जिस्म का कोई अज़ा सलामत नहीं था, अल्लाह रहम फरमाए। यानी वो फायरिंग से नहीं मारे गए थे। आपकी खबरें ये आ रही हैं, जी यानी इतनी दरिंदगी एक इंसान के अंदर कि वो साथ टीचर को देखें, टीचर तो किसी भी मजहब का हो, किसी जी मसलक का हो, जी किसी रखिता जमीन का हो, उसका एक एहतराम होता है और वो कौम का मेहमान होता है। जी और दूसरी बात ये है कि आपने अगर कर वाले वाक़े की तरफ निशानदेही की है, तो वही मौलवी साहब जिनके हाथ में, मुझे नहीं मालूम था कि हदीस की किताब है या कुरान की डायरी तो हो नहीं सकती, इसलिए कि हमारे यहाँ तो डायरी लिखने का रिवाज कम है, तो उनके हाथ में कोई किताब इस तरह की हो सकती, कुरान हो सकता है, हदीस की किताब हो सकती है। और उन्होंने खुद तड़का लगाया मजहब का। पहले उन्होंने कहा जी को आका मौला की जो मोहब्बत नहीं करता है, लेकिन आपने देखा फिर वो मोहब्बत कर रहा है। उन्होंने 2 मिनट के अंदर जो उनकी शक्ल बना दी है, उसके सिवाय अफसोस के, सिवाय परेशानी के, और उसको आप देख के उसके बाद उस माशरे से क्रैत के अलावा आप कर क्या सकते हैं। दूसरी बात ये है नसीर साहब की, बात ये है कि उस मुल्क के अंदर ही हालात जो है, ये किसी एक ने नहीं, ये उस कौम ने मिल के, उस कौम के दिन ब दिन की कोशिश से और कावज से और वो सारी जिंदगी का लिटरेचर जो पढ़ाया जाता रहा है, जिस तरह उनका टीवी मीडिया और उनका नेशनल मीडिया या उनके जो बलगीन और उनके जो लीडर जो है उनकी तरबियत करते रहे, ये उसकी आग है। आप गवाह है कि मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो दिए जल रहे हैं ना, ये अलाव बनते हुए इनको कितना टाइम लगेगा और ये सारा माशरा भस्म होगा। और ये एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि बिलावल जाके इंडिया के अंदर तारीफें करता रहा है। फिर ठीक है, वो मुल्क का वज़ीर खर्चा है, उसका मुल्क का एक सेफ्ट इमेज जो है उसको वो बिल्कुल सामने करना है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। वो वहां जाके दहशतगर्दी की बात हो रही थी, इंडिया के वज़ीर खारजा ने दहशतगर्दी की बात की है, लेकिन उसने एक सॉफ्ट इमेज सामने बयान करने की कोशिश की है। लेकिन उसके अभी वहां से निकलने के बाद यहाँ क्या हो गया, और आपको याद होगा कि इसी मर्दान ने मशाल नामी एक बच्चे को जिस बेदर्दी से मारा था, और फिर वो सारे कातलीन जो हैं वो बाइज्जत भरे हुए हैं, और ना सिर्फ भरे हुए हैं बल्कि वो जब वापस जेल से छूट के आए हैं तो पाकिस्तान की मजहबी तंजीमों ने, सियासी तंजीमों ने मर्दान बाईपास पे जिस तरह का उनका इस्तकबाल किया था, अगर आप यूट्यूब के पेज चेक करेंगे तो आपको निकल आएगा। आपको इस कत्ल का कातिल यानी कातिल आप उस मजमे में तलाश करें जिसने उन कातिलों का इस्तकबाल किया था। क्योंकि ये आपने मुझे खबर भेजी, आपका शुक्रिया, लेकिन आम मीडिया पे नहीं आ सकी। नाज़रीन, वहाँ फिर एक इंतहा पसंदी का वाक़या हुआ है। एक मासूम की कहना चाहिए या एक शहरी की जान ले ली गई सिर्फ मज़हब की बिना पर। बात हो रही है इंसाफ पसंद सहाफ़ियों की, तो अब कुछ और भी इंसाफ पसंद सहाफ़ी तो मौजूद होंगे, वो बोलते क्यों नहीं। और इनकी बहादुरी ये है कि सबसे पहली कॉल जो इन्होंने ली है वो रबुआ चनाबगर, जिन्होंने तो चनाब नगर कहा है, बहरहाल ये भी पैमरा की पॉलिसी होती है। तो इंसाफ पसंद सहाफ़ी अभी हैं पाकिस्तान में, जिस तरह ये वसअतुल्लाह खान साहब हैं। देखें, वसअतुल्लाह के साथ जो आप तीन जो हैं वो बड़े अच्छे और बड़े सुलझे हुए साफी हैं, और बाकी जितने भी हैं, एक नाम अगर मैं ना लूँ उसका, नासिर जैदी जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी थे, पता नहीं आजकल क्या हैं। कभी आप उनसे अगर रब्ता करें, आपको बड़े अच्छे सुलझे हुए और बड़े सच की बात करने वाले हैं। इस तरह के बहुत सारे अच्छे साफी थे, लेकिन बस मसला यही है कि चूंकि जब वो किसी की हमायत की बात करेंगे फिर उस पर खुद फतवा लगता है, या फिर उसको खुद जो है वो डिफेंसिव होकर वजाहत करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर कोई किसी को कुछ कहीं नाजायज समझता है या किसी को बात करना चाहता है तो वो डर और खौफ की वजह से नहीं कर सकता है, इसलिए कि उसको वजाहतें दे के अपना टाइम ज़ाया करना पड़ता है। तो बाकी वसअतुल्लाह का मैंने कहा, वसअतुल्लाह एक तरबियत जब वसअतुल्लाह हो गया, उसके बाद क्या नाम है वो उस्ताद सोलंकी हो गए, उसके बाद जिन जिन लोगों का बड़े इंटरेस्ट इदारों के साथ ताल्लुक रहा है वहां से वापस आए, तो वो तो साफत की खुशबू है और बिल्कुल बड़े लोग हैं और बड़ा बड़े उनके नाम है, और खुदा के फजल से वो आज भी उस पर बात करते हैं और सच की बात करते हैं। अब मुझे नहीं, तो मैं वसअतुल्लाह साहब को, मैं ज़ाती तौर पर मेरी कभी मुलाकात इनसे इस तरह नहीं हुई है, लेकिन मैंने हमेशा जब भी उनको सुना और बड़े मुदल्लल तरीके से उन्होंने बात की है, और मैं उनके कुछ फैमिली के लोगों को जानता हूँ, तो बड़ा ये उनमें भी एक बहुत बड़ा फर्क है इनमें, और बड़े वो एक कमल के फूल तरह, गुलाब के फूल की तरह के आदमी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और सिद्दी, अल्लाह ताला उनको सच बोलने की तौफीक देता रहे। एक और साफी हमारे बड़े अच्छे डॉन में, उसमें जियो में एजाज सैयद हैं, बड़ी हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, खुली बात करते हैं, बड़े बहादुर लोग हैं। ऐसा तो ये चंद साफी अच्छे साफी हैं जो बगैर किसी लगी लिपटी की बात करते हैं, बात करने को की हिम्मत और जरूरत रखते हैं। तो क्योंकि आपने इतनी प्यारी बात की कि खुशबू है ये इंसाफ पसंद सहाफ़ी, तो क्योंकि मीडिया को आगे आना पड़ेगा, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज मीडिया ही की आवाज़ सुनी जाती है। हर किसी को देख लें, मोबाइल है,
मीडिया ही आग लगाता है, मीडिया ही आग पे पानी डाल सकता है, अमन का पैगाम दे सकता है। आखिरी 2 मिनट या बता दीजिएगा मीडिया के बारे में। जी जी बिल्कुल, मीडिया का किरदार जो है बड़ा अहम किरदार है और मीडिया को बिल्कुल बोलना भी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मीडिया की अपनी कोई मजबूरियां हैं कि मीडिया वो खुल के बोल नहीं सकता है, लेकिन जो साफी बोलते हैं तो मेरे ख्याल में उनका कमाल है और उनको हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको बहुत तौफीक दे। आमीन। बहुत यही एक पॉलिसी। नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप एक मीटिंग में मसरूफ़ हैं, एक जगह पे गए हैं जहां आप मैंने आपसे सिर्फ 5-7 मिनट लिए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं फिर 2 मिनट नाजरीन से बात करके तो प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे। नाजरीन ये थे हमारे सरदार खिजर महमूद साहब। बहुत ही प्यारी बात इन्होंने कह दी, कमल के फूल, गुलाब के फूल अब ये मुरझा ना जाएं। अगर मीडिया सामने आएगा तो फिर इंतहा पसंदी को आगे बंद बांध दिया जाएगा, वरना हर रोज़ दिन ब दिन ये देखते हैं कि ये नसूर बढ़ता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान की अवाम को सोचना चाहिए, हुक्मरानों को सोचना चाहिए, सियासतदानों को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो एक लाइन हमने खींचनी है। इस इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमें यकजा होकर जंग लड़ना पड़ेगी। फिर हमारा मुल्क जो है अमन पसंद मुल्क कहलाएगा। हम फिर किसी को कह सकेंगे कि आपके मुल्क में दहशत गर्दी होती है, हमारा मुल्क अमन पसंद है। मतलब ये आज का ख़ास प्रोग्राम था। तो अगर आप भी कोई तबसरा करना चाहते हैं, कोई राय तज्जिया पेश करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। हम आपकी आवाज़ पूरी दुनिया पर पहुँचाएँगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।